इंट्रोडक्शन। अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थियरी देखेंगे। ये चैप्टर ज़्यादातर सम्स पर फोकस्ड है और सम्स ही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थियरी इसमें बहुत कम है और उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस मैं थोड़ा सा गो थ्रू करूँगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। जो पॉइंट्स हमने प्रैक्टिकल सम्स मैराथन में कवर कर लिए हैं उन्हें मैं यहाँ स्किप करूँगा। तो ये थियरी सेशन बहुत शॉर्ट होने वाला है। एबीसी एंड लर्निंग कर्व। यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये बताया गया है कि हम फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमने प्रैक्टिकल सम्स मैराथन में वेरिएबल मार्केट वेरिएंसेस देखा था। लर्निंग कर्व के टॉपिक में वो कह रहे हैं कि जहाँ ऑटोमेशन कम है और लेबर ज़्यादा है वहाँ इसका इम्पैक्ट होता है। आपको पता ही है लर्निंग कर्व क्या है, हमने चैप्टर 4 और 6 में देखा था। जब मैन्युफैक्चरिंग में लेबर इन्वॉल्व होता है तो लर्निंग कर्व डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस को अफेक्ट करता है। रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। अगला पॉइंट है रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब कोई लिमिटिंग फैक्टर हो या कैपेसिटी कम हो। ऐसे केस में हमें रेलेवेंट कॉस्ट चूज करके डिसीजन लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यूजुअली टोटल एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपेयर करते हैं, लेकिन जब लिमिटिंग फैक्टर हो तो हमें लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन को भी कंसिडर करना चाहिए। इस टॉपिक में कोई सम्स नहीं है, बस थ्योरी दी गई है। थ्रूपुट अकाउंटिंग। नेक्स्ट थ्योरी है थ्रूपुट अकाउंटिंग। एग्जाम्पल के लिए दो मशीन्स हैं जो एक के बाद एक चलती हैं। मशीन 1 की कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है और मशीन 2 की भी 1000 यूनिट्स है। अगर मशीन 1 ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो इन्वेंटरी पाइलअप हो जाएगी। इसलिए एक मैनेजर के तौर पर आप मशीन 1 को 1000 यूनिट्स के बाद बंद कर दोगे। जब तक मशीन 2 प्रोसेस कर रही है मशीन 1 आइडल रहेगी। इससे एडवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस क्रिएट होगा क्योंकि मशीन आइडल है। कंपनी के लिए ये सही है, लेकिन ट्रेडिशनल वेरिएंस एनालिसिस में ये नेगेटिव दिखेगा। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में लेबर की जगह मशीन्स ले लेती हैं। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट अचानक फिक्स्ड बन जाती है और इलेक्ट्रिसिटी या सेटअप कॉस्ट जैसे ओवरहेड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ लेबर हाईली स्किल्ड होता है। अगर इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो कंपनी इन स्किल्ड स्टाफ को नहीं निकालती, क्योंकि बाद में उन्हें वापस हायर करना मुश्किल होता है। इसलिए रिसेशन में भी उन्हें सैलरी दी जाती है, जिससे लेबर रेट वेरिएंस नेगेटिव दिख सकता है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो वहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। वहाँ मेजर कॉस्ट ओवरहेड्स की होती है, इसलिए वेरिएंस एनालिसिस ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। एबीसी एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम और एफर्ट बहुत लगता है। मैकडॉनल्डाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस। इस बॉक्स में मैकडॉनल्डाइजेशन के बारे में दिया है। मैकडॉनल्ड्स का हर ब्रांच में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होता है। कुकिंग, सर्विंग, ग्रीटिंग, डिलीवरी सबका एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप हर टास्क को छोटे लेवल पर ब्रेक करते हो, फिर सबसे एफिशिएंट मेथड सिलेक्ट करके उसे स्टैंडर्ड बना देते हो। सबको वही मेथड फॉलो करना पड़ता है। इसे मैकडॉनल्डाइजेशन कहते हैं और इस पर केस सिनारियो भी है। पब्लिक सेक्टर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। पब्लिक सेक्टर में कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ रेगुलर वेरिएंस एनालिसिस और बजटिंग होती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस की। जब स्टैंडर्ड प्रोसेस से डिविएशन होता है तभी वेरिएंस आता है। आपको वेरिएंस इंटरप्रेट करना पड़ता है और रीज़न ढूंढना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन तभी करनी चाहिए जब उसका बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो। अगर इन्वेस्टिगेशन से 10,000 का फ़ायदा है और खर्चा 5,000 है तभी इसे करें। छोटे वेरिएशंस को इग्नोर करना चाहिए, सिर्फ बड़े वेरिएंसेस पर फोकस करें। एडवांस वेरिएंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। पैटर्न्स चेक करें कि क्या वेरिएंस बार बार आ रहा है। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स में दो चीज़ें हैं। पहला है मैनेजरियल जजमेंट, जो रूल ऑफ थंब पर चलता है। दूसरा है स्टैटिस्टिकल डिसीजन मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशन कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तभी करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंसेस। वेरिएंसेस एक दूसरे पर डिपेंड भी कर सकते हैं। अगर आप सस्ता मटेरियल यूज़ करोगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल यानी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इससे वेस्टेज बढ़ सकती है, जिससे यूजेज वेरिएंस एडवर्स यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो एक एक्टिविटी दो वेरिएंसेस को अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस दिया है, जिसे आप बस रीड कर सकते हैं। रिपोर्ट करते वक्त हमें रूट कॉज फाइंड करना चाहिए ताकि एडवर्स वेरिएंस दोबारा ना आए। शॉर्ट टर्मिज्म से बचें और लॉन्ग टर्म व्यू रखें। एमसीक्यूज डिस्कशन। अब हम टेस्ट योर नॉलेज एमसीक्यूज देखते हैं।
ज़्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूलाज पर बेस्ड हैं जो हमने मैराथन में देखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन, जो वेरिएंस मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है वो क्या है? आंसर है प्लानिंग वेरिएंस, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल होता है। इनएफिशिएंसी की वजह से जो वेरिएंस आता है वो कंट्रोलेबल वेरिएंस है। अगर सेल्स क्वांटिटी चेंज होने से वेरिएंस आ रहा है तो वो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का मतलब अंडर या ओवर रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का रीजन क्या हो सकता है? अगर मशीनरी मेंटेन नहीं हुई है तो लेबर आइडल बैठेगा, जिससे एफिशिएंसी वेरिएंस अनफेवरेबल आएगा। रेलेवेंट रेंज में कैपेसिटी बढ़ाने से क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी। एक्सपीरियंस गेन करने वाला कॉन्सेप्ट लर्निंग कर्व एनालिसिस पर बेस्ड है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के लिए परचेज प्राइस जिम्मेदार नहीं होता। लेबर रेट वेरिएंस के लिए पुअर सुपरविजन जिम्मेदार नहीं होती। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए सैलरी पेड जिम्मेदार नहीं होती। और सेल्स प्राइस वेरिएंस के लिए डिमांड सेटिस्फाई ना कर पाना जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। बस इस चैप्टर की थियरी और क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं।